भैरवपुर एक छोटा सा गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज उसकी पहचान थी। गांव के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन ज्यादातर लोग मेहनती और सादगी भरा जीवन जीने वाले थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठती थी और वहीं गांव के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। और उसी गांव के सबसे किनारे पर एक छोटा सा घर था। वह घर था मोहनलाल का। मोहनलाल लगभग 40 वर्ष का एक सीधा सादा किसान था। 5 वर्ष पहले उसकी पत्नी सीता का देहांत हो गया था। तब से मोहनलाल ने खेत और घर दोनों की जिम्मेदारी अकेले संभाली। मोहनलाल की दुनिया अब बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका बेटा गोपाल। गोपाल 18 वर्ष का एक गंभीर और जिम्मेदार युवक था। लंबा कद, मेहनत से गट्ठा हुआ शरीर और आंखों में गहरी चमक। उसके चेहरे पर उम्र से पहले आई परिपक्वता साफ दिखाई देती थी। हालात ने उसे बचपन से ही संभलना सिखा दिया था। जब दूसरे लड़के बेफिक्री से घूमते फिरते थे, तब गोपाल अपने पिता के साथ खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। शाम ढल चुकी थी। घर के अंदर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। गोपाल चूल्हे के पास बैठा खुद खाना बना रहा था। अरे बेटा, आज तो तूने पूरा घर संभाल लिया। घर भी तो हमारा ही है बाबा, आप अकेले कितना करोगे? अरे बेटा रहने दे, मैं बना लेता हूँ। नहीं बाबा, आज आप आराम करो। इतना काम करने के बाद खाना तो मैं ही बनाऊंगा। कभी कभी डर लगता है, तेरे कंधों पर बहुत बोझ डाल दिया मैंने। बोझ नहीं है बाबा, ये जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से भागना हमें आता नहीं। यह वही घर था जहां कभी हंसी गूंजा करती थी। आज वहीं जिम्मेदारियों की खामोश आहट सुनाई देती थी। 18 साल का गोपाल चूल्हे के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी थी। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, उन हाथों में आज बेलन और करछी थी। अगली सुबह घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। आज मोहनलाल जल्दी खेत जाने को नहीं उठे थे। तभी गोपाल अंदर आया। बाबा, आज बाजार नहीं जाना क्या? बीज तो लेना था ना? हाँ, जाना तो था। क्या हुआ बाबा, कुछ ठीक नहीं लग रहा? इस बार हमारे पास पैसे हैं ही नहीं बेटा। पिछली फसल का जो बचा था वो घर के खर्च में निकल गया। मतलब इस बार बुवाई नहीं होगी? यही समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ शायद इस साल खेत खाली छोड़ना पड़े। खाली कैसे छोड़ देंगे बाबा? एक साल खेत सूना रहा तो हालत और खराब हो जाएगी। तो क्या करूं? जमींदार के पास जाऊं उधार मांगने? उधार ही सही, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। उनसे उधार लेना आसान नहीं होता गोपाल। ब्याज बहुत भारी पड़ता है और उनका एहसान उससे भी भारी। बोझ तो अभी भी है बाबा, कम से कम उम्मीद तो रहेगी कि फसल होगी। ठीक है, दोपहर में चलते हैं। घर की उस खामोशी में एक फैसला लिया गया जो उनकी जिंदगी की राह बदल सकता था। दोपहर ढलने लगी थी। घर के अंदर लिया गया फैसला अब कदमों में बदल चुका था। दोनों साथ चल दिए। कदम भले सामान्य थे, लेकिन मन के भीतर हलचल तेज थी। रास्ता वही रोज वाला था, पर आज हर मोड़ जैसे सवाल पूछ रहा था। बाप बेटे के बीच शब्द कम थे, लेकिन भरोसा पूरा था। और अब सामने था जमींदार का ऊंचा पक्का मकान। जमींदार बाहर ही खड़ा मिल गया। उसकी नजर सीधी मोहनलाल पर पड़ी। अरे मोहनलाल, इधर कैसे आना हुआ? प्रणाम मालिक, आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, सब ठीक तो है? मालिक, इस बार खेती शुरू करनी है, पर हमारे पास पैसे नहीं बचे। बीज और खाद के लिए उधार चाहिए था। उधार मिल जाएगा, लेकिन मेरी शर्त पर। सोच समझ कर हाँ कहना, क्योंकि बाद में मुकरने का मौका नहीं मिलेगा। जो बात अभी तय होगी वही आखिरी मानी जाएगी। क्या शर्त है मालिक? समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो खेत गिरवी। ब्याज हर महीने लगेगा, वो भी तय दर से। हिसाब कागज पर साफ लिखा जाएगा। एक दिन भी देर हुई तो मोहलत नहीं मिलेगी। और याद रखना, बात सिर्फ पैसों की नहीं होगी, जमीन की होगी। मालिक, हमें थोड़ा समय दीजिए सोचने का। सोच लो,
लेकिन खेती का मौसम किसी का इंतजार नहीं करता। बाबा, समय निकल जाएगा, अभी मौका है। अगर इसे छोड़ दिया तो इस साल खेत खाली रह जाएगा, फिर अगले साल तक और मुश्किल हो जाएगी। हम मेहनत करेंगे, संभाल लेंगे। बात तो ठीक कर रहा है लड़का। कम उम्र है लेकिन समझदारी की बात करता है। ठीक है मालिक, हमें मंजूर है और कोई रास्ता भी नहीं बचा है हमारे पास। कोशिश करेंगे कि समय पर सब चुका दें। ठीक है, तो कल आ जाना, कागज तैयार रहेंगे। हिसाब साफ साफ लिखा जाएगा। बाद में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। जो तय होगा उसी के मुताबिक चलेगा। ठीक है मालिक, हम कल आ जाएंगे। बात वहीं खत्म हुई। मोहनलाल और गोपाल ने प्रणाम किया और फिर दोनों वहां से चल दिए। वापसी के रास्ते पर चुप्पी थी, लेकिन मन में एक फैसला साफ था। अब खेती हर हाल में करनी ही थी। बाबा, कल से तैयारी शुरू कर देंगे। हाँ, बीज, खाद सब लेना होगा। इस बार खेत खाली नहीं रहेगा। बस भगवान मेहनत रंग ला दे। अगले दिन कागज पर दस्तखत हुए और उसी दिन से एक नया संघर्ष शुरू हो गया। पैसे मिलने के बाद मोहनलाल और गोपाल ने देर नहीं की। उसी दिन बीज और खाद ले आए। अगले ही दिन से दोनों खेत में जुट गए। सुबह से शाम तक काम चलता रहा। मिट्टी तैयार हुई, बीज बो दिए गए। कुछ ही दिनों में खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? पौधे तो अच्छे निकल आए हैं। अगर मौसम साथ दे दे तो इस बार फसल बच जाएगी। हाँ बेटा, बस बारिश हो जाए तो मेहनत रंग ला सकती है। बाबा, बारिश नहीं हुई तो मुश्किल हो जाएगी। पता है बेटा, अब सब ऊपर वाले पर है। दिन गुजरते गए। दोनों रोज खेत देखने जाते रहे, लेकिन आसमान खाली था। धूप हर दिन और तेज हो रही थी। मिट्टी की नमी कम होती जा रही थी। हवा भी सूखी लगने लगी थी। मोहनलाल हर बार आसमान की तरफ देखते, जैसे बादलों का इंतजार कर रहे हों। एक दिन, बाबा, कई दिन हो गए, बारिश नहीं हुई। हाँ बेटा, अब देर हो रही है। मिट्टी भी सूखने लगी है और पौधों की हरियाली भी फीकी पड़ रही है। तो बाबा, अब क्या करें? अब बस बारिश का इंतजार है बेटा। दिन बीतते गए। धूप और तेज होती गई। बाबा, पौधे सूखने लगे हैं। मोहनलाल ने खेत को देखा, कुछ कह नहीं पाए। कुछ ही दिनों में पौधे झुकने लगे और फिर सूख गए। बारिश न होने के कारण पूरी फसल खराब हो गई। फसल खराब हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, कर्ज। कुछ दिन तक मोहनलाल चुप रहे। गोपाल भी समझ रहा था कि बात टाली नहीं जा सकती। बाबा, जमींदार को बताना पड़ेगा। बिना बताए बात और बिगड़ जाएगी। उन्हें खुद ही सच बता देते हैं, शायद थोड़ा समय मिल जाए। हाँ बेटा, बताना तो पड़ेगा। सच छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। जो हुआ है वही कहेंगे। देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगले दिन दोनों जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने देखते ही पूछा, अरे मोहनलाल, आओ। काफी दिन बाद दिखे, सब ठीक? कहो, फसल कैसी रही? मालिक, इस बार बहुत कोशिश की। दिन रात लगे रहे खेत में। आखिरी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। फसल बच नहीं पाई। मतलब पैसा नहीं दे पाओगे? अब हिसाब चुकाने का वक्त आया तो हाथ खाली हैं। समय तो पूरा हो गया है मोहनलाल। कागज में जो लिखा था वही मानना पड़ेगा। अब क्या सोच रखा है तुमने? मालिक, इस बार सच में किस्मत साथ नहीं दे पाई। बारिश ही नहीं हुई, फसल खड़ी खड़ी सूख गई। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ बचा ही नहीं। थोड़ा समय मिल जाता तो हम मेहनत करके सब चुका देते। मालिक, हम भागने वालों में से नहीं हैं। बस इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया। हमें थोड़ा वक्त मिल जाए तो हम दिन रात मेहनत करके आपका पैसा लौटा देंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मेहनत करने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कागज मेहनत नहीं देखते, समय देखते हैं। जो तय हुआ था वही होगा। मुझे भी हिसाब से चलना पड़ता है। अब देर हो चुकी है।
अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। जो होना था वो तय हो चुका था। मोहनलाल ने धीमे से गोपाल की तरफ देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा और फिर दोनों चुपचाप घर की ओर चल दिए। घर तक का रास्ता उस दिन कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। धूप वहीं थी, रास्ता वहीं था, लेकिन मन भारी था। गोपाल कई बार कुछ कहना चाहता, फिर खुद ही चुप हो जाता। घर के अंदर आते ही सन्नाटा और गहरा लगने लगा। बाबा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज क्यों होऊंगा? पैसे लेने को मैंने ही कहा था। मैं ही कह रहा था पैसा लेके खेती करेंगे, ज्यादा कमाई होगी। अगर मैं जिद नहीं करता तो आज जमीन हमारे पास होती। पागल है क्या तू? बाप बेटे से नाराज नहीं होता इतनी सी बात कर। हर बात का दोष खुद पर मत डाल। हमने मिलकर फैसला किया था। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो हालात की वजह से हुआ, और हालात बदलने का काम भी हम ही करेंगे। बाबा, अब हम करेंगे क्या? कल से काम ढूंढेंगे। खेत अपना नहीं रहा तो किसी और के खेत में काम करेंगे। मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है, कल सुबह साथ चलेंगे। उस दिन पहली बार हार के बाद एक छोटा सा फैसला लिया गया था। जमीन छिन गई थी, लेकिन मेहनत करने का हक अब भी उनका था। अगले दिन सूरज निकलते ही दोनों उठ गए। नींद तो जैसे आई ही नहीं थी, बस रात किसी तरह कट गई थी। चुपचाप घर से बाहर निकले। आज रास्ता अपनी खेत की तरफ नहीं मुड़ा, सीधे गांव के बाहर की ओर बढ़ गए, जहां बड़े किसानों के खेत थे। यादव जी अपने खेत के पास खड़े थे। मजदूर काम कर रहे थे और वो वहीं से देख रहे थे। मोहनलाल और गोपाल ने उन्हें देखा। दोनों कुछ पल रुके, फिर उनकी तरफ बढ़ गए। पास पहुंचकर दोनों ने कहा, प्रणाम यादव जी। अरे मोहनलाल, कैसे हो? और बेटा गोपाल, तू कैसा है? घर में सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। अच्छा, आज इधर कैसे आना हुआ? यादव जी, अगर आपके खेत में कोई काम मिल जाए तो हम दोनों मेहनत से काम करेंगे। जो भी काम कहेंगे बिना किसी बहाने के कर देंगे। बस रोज की मजदूरी मिल जाए तो घर का गुजारा चल जाएगा। मोहनलाल, अभी तो मेरे खेत में जितने लोगों की जरूरत थी उतने लोग लग चुके हैं। अभी फिलहाल कोई काम खाली नहीं है। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। तुम लोग किसी और खेत में पूछ लो, शायद वहां काम मिल जाए। ठीक है यादव जी। दोनों वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उस दिन गांव के कई खेतों में काम पूछा गया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। कहीं लोग पहले से लगे थे तो कहीं मालिकों ने साफ मना कर दिया। शाम होते होते मोहनलाल और गोपाल थके कदमों से वापस घर लौट आए। दिन भर काम की तलाश की थी, लेकिन हाथ खाली ही रहे। बाबा, लगता है गांव में काम मिलना मुश्किल है। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। गांव में सब अपने अपने लोगों को ही काम दे रहे हैं। बाहर जाकर ही शायद कुछ काम मिल पाए। बाबा, गांव से आगे जो जंगल है ना, लोग वहां लकड़ी काटने भी जाते थे ना पहले? हाँ, पहले जाते थे। तो अब क्यों नहीं जाते? लोग कहते हैं वहां उस जंगल में कुछ गड़बड़ है। किस तरह की गड़बड़? गांव में कई लोग बोलते हैं कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो भी लकड़ी काटने जाता है उसे डराकर भगा देती है। अरे बाबा, ये भी कोई बात हुई? गांव में लोग डर के मारे कुछ भी कह देते हैं। बात डर की नहीं है बेटा। कई लोग सच में कसम खाकर कह चुके हैं कि उन्होंने कुछ अजीब देखा है। देखा होगा कोई जानवर और लोगों ने बात बढ़ा दी होगी। डर के कारण जंगल खाली पड़ा है, इसलिए सब कहानी बना लेते हैं। हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि अब वहां कोई जाता नहीं। तो हम चलेंगे। अगर वहां से लकड़ी मिल गई तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। जंगल गहरा है, संभल कर जाना पड़ेगा। हम साथ रहेंगे बाबा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कल सुबह चलकर देख लेते हैं। गांव में उस जंगल का नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते थे, लेकिन अब मोहनलाल और गोपाल के पास डरने का वक्त नहीं था। उनका खेत पहले ही गिरवी जा चुका था, और अगर जल्दी पैसे नहीं जुटे तो वो जमीन हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाती।
इसलिए दोनों ने ठान लिया था, चाहे जंगल कितना भी डरावना क्यों ना हो, उन्हें वहां से लकड़ी काट कर लानी ही होगी, ताकि पैसे जोड़कर अपना खेत वापस छुड़ा ले। मोहनलाल और गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। गांव से थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता संकरा होने लगा। चारों तरफ घने पेड़ थे, धूप भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अभी तक तो सब बिल्कुल शांत लग रहा है, ना कोई अजीब आवाज ना कुछ और। शायद गांव वाले बेकार में ही इतना डरते हैं। डर तो लोगों के मन में होता है बेटा, जगह अपने आप डरावनी नहीं होती। कभी कभी एक आदमी कुछ देख लेता है, फिर वही बात पूरे गांव में कहानी बन जाती है और देखते देखते लोग उस जगह से दूर रहने लगते हैं। पर सच क्या है, ये बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये पेड़ ठीक है, यहीं से लकड़ी काट लेते हैं। लकड़ी भी सूखी लग रही है, जल्दी कट जाएगी। अगर आज थोड़ा ज्यादा काट लें तो बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, शुरू कर। पेड़ सूखा लग रहा है, जल्दी कट जाएगा। बस ध्यान से काम करना, कुल्हाड़ी ठीक से पकड़, हाथ फिसलना नहीं चाहिए। जंगल में चोट लग जाए तो मदद मिलने में देर लगती है। इसके बाद मोहनलाल और गोपाल लकड़ी काटने में लग गए। कुल्हाड़ी की आवाज धीरे धीरे पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर तक सब बिल्कुल सामान्य था, ना कोई आवाज ना कोई हलचल। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल की खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ देर तक लगातार लकड़ी काटने के बाद दोनों थकने लगे। गर्मी भी बढ़ती जा रही थी और गला सूखने लगा था। बाबा, बहुत प्यास लग रही है, गला बिल्कुल सूख गया है। अगर कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा पी लेते हैं। मुझे भी प्यास लग रही है बेटा। आगे थोड़ा अंदर एक तालाब है, लोग पहले वहीं से पानी पीते थे। ठीक है बाबा, चलिए। इसके बाद दोनों जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। पानी बिल्कुल शांत था, आसपास कोई नहीं था। तभी तालाब का पानी अचानक जोर जोर से हिलने लगा। कुछ ही पलों में पानी के बीच से अजीब सी चमक उठी और देखते ही देखते पानी के अंदर से लाल सी आग की लपटें उठने लगी। गोपाल डरकर पीछे हट गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? पानी में आग कैसे लग सकती है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बाबा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये कैसी आग है? पानी में आग लगना, ये तो कभी नहीं सुना। कुछ तो अजीब बात है इस जंगल में। तभी तालाब के बीच आग की लपटें और तेज हो गईं। पानी जैसे उबलने लगा था और अगले ही पल उसी आग के बीच से एक औरत धीरे धीरे बाहर आई। लंबे बिखरे बाल, सफेद भीगे कपड़े और आंखें लाल चमक रही थी। वो तालाब के बीच खड़ी थी और सीधे मोहनलाल और गोपाल को देख रही थी। बाबा, ये वही चुड़ैल है क्या जिसके बारे में लोग बताते हैं? पता नहीं बेटा, लेकिन ये इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही। भगवान जाने ये क्या है। कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, इस जंगल में लोग आना छोड़ चुके हैं। सालों से कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। फिर तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? ओ, हम गांव से आए हैं। हम बस लकड़ी काटने आए थे। देखो, बात यह है कि हम मजबूर हैं। गांव में कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए जंगल में लकड़ी काटने आना पड़ा। मजबूरी? हर कोई यही कहता है। जो भी इस जंगल में आता है वो अपनी कोई ना कोई कहानी लेकर आता है। लेकिन ये जंगल किसी की मजबूरी नहीं समझता। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारी जमीन गांव के जमींदार के पास गिरवी पड़ी है। कई महीनों से काम नहीं मिला, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। सोचा जंगल से लकड़ी काटकर बेचेंगे तो शायद थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, ताकि अपनी जमीन वापस छुड़ा सके। चुड़ैल कुछ पल तक चुपचाप मोहनलाल की तरफ देखती रही, जैसे वो उसके शब्दों को परख रही हो। फिर उसने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा,
तो अपनी जमीन छुड़ाने के लिए तुम इस जंगल की लकड़ी काटना चाहते हो। जानते हो, लोग इसी लालच में इस जंगल को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन अगर सच में तुम्हारी बात सच है तो पहले तुम्हें अपनी अक्ल साबित करनी होगी। अकल? हाँ, अक्ल। तो मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगी। अगर तीनों का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। पूछो, हम कोशिश करेंगे। सच कहूं तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अगर जवाब देना ही पड़ेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे। बस अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। पहली पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? मुझे लगता है उसका जवाब ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता जाता है। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक काम करता है। पहली पहेली का जवाब सही है। अब सुनो दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के पास हो तो वो हर मुश्किल पार कर सकता है, लेकिन अगर वही चीज टूट जाए तो इंसान अंदर से हार जाता है? शायद उसका जवाब हिम्मत है, क्योंकि अगर इंसान के पास हिम्मत हो तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है, लेकिन अगर हिम्मत ही टूट जाए तो इंसान अंदर से हार जाता है। ये भी सही जवाब है। लगता है तुम सच में समझदारी से सोचते हो। अब आखिरी पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान जितनी ज्यादा देता है उतनी ही ज्यादा उसे वापस मिलती है? शायद उसका जवाब भलाई है, क्योंकि इंसान जितनी भलाई दूसरों के साथ करता है उतनी ही भलाई उसे किसी न किसी रूप में वापस मिलती है। तीनों जवाब सही है। लगता है तुम्हारे अंदर समझ भी है और नीयत भी साफ है। लेकिन याद रखना, इस जंगल की लकड़ी हर किसी के लिए नहीं है। मतलब ये कि तुम यहाँ से लकड़ी नहीं काटोगे। अब तुम दोनों वापस अपने घर जाओ। आज तुम्हें जंगल से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो लकड़ी लेने ही आए थे। घर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा इंतजार कर रहा है। आज तुम्हें यहाँ से लकड़ी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना, इस जंगल में दोबारा कभी लकड़ी काटने मत आना, और जो कुछ यहाँ हुआ है इसके बारे में गाँव में किसी को मत बताना। अब देर मत करो, सीधे अपने घर चले जाओ। मोहनलाल और गोपाल ने चुड़ैल की बात पर ज्यादा सवाल नहीं किए। दोनों ने चुपचाप उसकी बात मान ली और बिना लकड़ी काटे ही जंगल से वापस अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों अपने घर पहुंच गए। घर के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मोहनलाल की नजर घर के कोने में रखे एक संदूक पर पड़ी, संदूक पहले से ही खुला हुआ था और उसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। मोहनलाल और गोपाल कुछ पल तक बस उन्हें देखते ही रह गए। तभी मोहनलाल को जंगल में मिली उस चुड़ैल की बात याद आई। दोनों समझ गए कि ये उसी का दिया हुआ तोहफा है। उस दिन के बाद मोहनलाल ने अपनी जमीन भी छुड़ा ली और फिर कभी जंगल में लकड़ी काटने नहीं गए। गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर इंसान सच्चा हो और नीयत साफ हो तो कभी-कभी किस्मत अनोखे तरीके से उसकी मदद कर देती है।